सपने बंद आँखों से नहीं, खुले आँखों से देखो, क्योंकि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो हाय गाइस, मैं हूँ अबीहा इंतखाब और हम आपको सपनों की तरफ ले चलेंगे आपके। चलिए, तो इतिहास का आज एक कदम बढ़ाते हैं इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी अरबों का भारत में आगमन, इस चीज़ को पूरा तो एक साथ नहीं समाप्त करवा सकती, लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल में मैं गुलाम वंश यहाँ पे समाप्त करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो गुलाम वंश यहाँ समाप्त करवाने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा हम गजनवी और गौरी को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गौरी का ही गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो हम सल्तनत काल में सबसे पहला वंश यानी सबसे पहला जिसे हम बोल सकते हैं साम्राज्य जो शुरू हुआ वो गुलाम वंश था सल्तनत काल में। तो उसकी कहीं ना कहीं नींव वो गौरी यानी मोहम्मद गौरी और गौर साम्राज्य में डाली गई थी। तो उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले गजनवी को पढ़ना थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण भारत पे सफल आक्रमण हुआ वो कब हुआ? देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं यहाँ पे करते हैं। 712 तारीखें आपको मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि सन आपको हमेशा याद रखने पड़ते हैं और ये एक दिन में रटने से नहीं होगा। सन अगर आप चाहेंगे एक दिन में रट लें तो स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, क्योंकि दूसरे दिन आप उसको फिर भूल जाएंगे। इसलिए आप जितनी बार इसको रिवीजन कर सकते हैं उतनी बार अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि ये रिपीट होते होते आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए, 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने, ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। सफल यानी वो सफल हुआ, सफल आक्रमण किया, ठीक है। ये भी बताना काफी महत्वपूर्ण था मेरे लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें देखते हैं कि उस समय आक्रमण कहां से किया? सिंध पे से किया, सिंध के रास्ते से किया। उस समय सिंध पर दाहिरा का शासन था। किसका शासन था? दाहिरा का शासन था सिंध पर, ठीक है। तो ये कब की बात है? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मैंने जो डायग्राम में आपको बना के दिखाया था, इंडिया का एक मैप मैंने जैसे कि ये बना दिया था, तो मैंने बोला था ना ये सिंध नदी बहती है जो मानसरोवर से आती है। तो मैंने बताया कि जो सिंध नदी बह रही है यहीं पे यही रास्ता था जो थल रास्ता था, यानी स्थल का जो रास्ता था आने का, विदेशी यहीं से आते थे। तो आक्रमण भी अरबों ने सबसे पहले यहीं पे किया था और उस टाइम सिंध पर दाहिरा का शासन था, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू आपकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कैसे आए, कहाँ पे आक्रमण किया। तो ये दाहिरा का शासन था उस समय। चलिए और आगे बढ़ते जाते हैं हम। अब हम देख लेते हैं, ये चीजें मेरी क्लियर हो गई। अब हम जैसे कि मैंने बोला था, मैं गजनी के बारे में बात करूंगी। मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी के बारे में बात कर लेती हूँ। मोहम्मद गजनी क्या कौन से साम्राज्य का था, उसका साम्राज्य की स्टार्टिंग कैसे हुई, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? चलिए तो उस पर बात करते हैं हम कि देखिए 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई। गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई। किसने की? अल्पतगीन नामक शासक ने की गजनी साम्राज्य की स्थापना। 932 में गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की। अल्पतगीन के बाद कौन बैठता है? पिरतगीन बैठता है। बस कुछ ही समय के लिए बैठता है। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद पिरतगीन गजनी साम्राज्य में बैठता है। गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 में अल्पतगीन द्वारा की जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात कुछ दिन तक पिरतगीन बैठता है। ये सब नाम आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये अल्पतगीन, जैसे मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाती हूँ, ज्यादा फालतू का नहीं, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चंस एग्जाम से बन रहे हैं उन्हीं पे मैं बात कर रही हूँ। तो अल्पतगीन बैठता है गजनी साम्राज्य में सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन बैठता है? पिरतगीन बैठता है, ठीक है, कुछ ही समय के लिए बैठता है। मैं जैसे यहाँ बार बार बोल रही हूँ, कुछ ही समय के लिए बैठता है। और फिर पिरतगीन के बाद सुबतगीन बैठता है, ठीक है। सुबतगीन बैठता है, ये अल्पतगीन का दामाद होता है, ठीक है। तो ये सुबतगीन बैठता है, अल्पतगीन का दामाद होता है। और इसके बाद असली जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है गजनी, ठीक, गजनी साम्राज्य में बैठता है, साम्राज्य गद्दी पे बैठता है। वो कब बैठता है?
998 में वो गद्दी पर बैठता है। कौन? गजनी। कहां पे? गजनी साम्राज्य की गद्दी पर। गजनी साम्राज्य की गद्दी पर 998 में बैठता है। देखिए 932 में गजनी साम्राज्य की नींव रखी गई। पहला शासन अल्पतगीन, उसके बाद कुछ समय तक पिरितगीन बैठता है, फिर कुछ समय तक आपका सुबुतगीन बैठता है, और फिर सुबुतगीन के बाद गजनी बैठता है। ठीक है, तो गजनी आपका 998 में बैठता है। कब बैठता है? 998 में बैठता है। चलिए और बात कर लेते हैं गजनी के बारे में। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने बताया 998 में गजनी गद्दी पर बैठता है। ठीक है, गद्दी पर बैठता है, और उसी के तुरंत 2 साल बाद यानी 1000 ईस्वी में वो भारत पर पहला आक्रमण करता है। पहला आक्रमण करता है। कौन करता है? पहला आक्रमण करता है गजनी करता है भारत पर पहला आक्रमण। टोटल कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार कुल आक्रमण किया है। कुल आक्रमण की गिनती अगर हम बात करते हैं तो कितनी है? 17 है। पहला आक्रमण कब किया? 1000। देखिए आपको सन अच्छे से याद रखना, 1998 में गद्दी पर बैठता है, उसी के 2 साल बाद पहला आक्रमण यानी 1000 ईस्वी में कहां करता है? भारत पर पहला सफल आक्रमण करता है, और 17 यानी कुल 17 आक्रमण किए जाते हैं इसके द्वारा भारत पर। यानी गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में उसने किया। देखिए भारत की जो संप्रभुता यानी धन दौलत शौर्य, इसका पूरे विश्व में जिसे आप बोल सकते हो चर्चा होती थी। तो हर कोई भारत को विजयी करना चाहता था, भारत को लूटना चाहता था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हर कोई इसे लूटना चाहता था, और इन लोगों का भी उद्देश्य, गजनी, गौरी या जो मोहम्मद बिन कासिम या जो भी अरब आए, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत से लूटपाट करनी थी, और यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, और यहाँ से निकल जाना था। वो यहाँ पे शासन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए आपको ये चीजें समझ में आ गई कि गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है इसका? सबसे चर्चित आक्रमण है 1025 ईस्वी में, जो इसने सोमनाथ मंदिर पे किया। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को इसने पूरा तहस नहस कर दिया। 1025 ईस्वी में काफी ज्यादा यहाँ से लूटपाट की गई। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे इसने जो अटैक किया था। ठीक है, सबसे आखिरी आक्रमण कब किया इसने? देखिए जब ये सोमनाथ मंदिर पे अटैक करके लूट के ले जा रहा था माल, तो इस जो कुछ जाट थे यानी जाटों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छोड़ दिया था। इसके विरोध में इनके एक सामने आ गए थे। तो इन लोगों ने, जाटों ने क्या किया, इसकी बहुत ज्यादा धन संपत्ति जो लूटी हुई थी उसको लूट लिया। तो फिर इसने 1027 में लास्ट यानी 17वां आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण किया 1027 में इसने। वो जाटों के विरुद्ध था। जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था ये आक्रमण। तो इसने कब किया था? 1027 ईस्वी में। ठीक है, तो 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध एक आक्रमण किया था, जिसमें इसने जो अपना ये कह सकते हैं 1025 वाला जो बदला था, उसने 1027 में लेने की कोशिश की, और ये अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सन मैं बोल रही हूं, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैंने बोला 1030 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पहला ऐसा सुल्तान रहता है। आप पॉइंट्स नोट करते चलिए, मैं इरेज करके दूसरे पॉइंट्स लिख देती हूँ। देखिए पहला ऐसा सुल्तान रहता है, पहला ऐसा शासक रहता है जो सुल्तान पद की उपाधि लेता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तान पद की उपाधि लेता है, उपाधि ग्रहण करता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पहला शासक कौन है जो सुल्तान पद की उपाधि ग्रहण करता है। तो ऐसा पहला शासक महमूद गजनी है। ठीक है, महमूद गजनी है जो पहला आक्रमण, जिसे आप पहला सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति रहता है। ठीक, और एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें है कि अल-बरूनी फिरदौसी, अल-बरूनी ने क्या लिखी थी? किताबुल हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज।
ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि किताबुल हिंद किस लेखक की लिखी गई है? अल बरूनी। ये किसके दरबार में होता था? तो ये गजनी के दरबार में था। किसके दरबार में था? गजनी के दरबार में था। ये किताबुल हिंद जिसने लिखी, अल बरूनी ने लिखी, ये गजनी के दरबार में था, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। फिरदौसी कौन था? फिरदौसी एक बहुत बड़ा शायर था जो गजनी के दरबार में रहा करता था। ठीक है, तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने गजनी समाप्त कर दिया आपका। ठीक है, अब गजनी के बाद मोहम्मद गौरी, एक बहुत बड़ा नाम आता है ना। ये थे तो विदेशी, लेकिन भारत के इतिहास में इनकी अलग छाप है। इनके अच्छे कामों की वजह से नहीं, इनके खराब कामों की वजह से, क्योंकि इतिहास आप अच्छा कर रहे हैं बुरा, ये दोनों को याद रखता है। ठीक है, तो बुरा करने वाले ये भूल ना जाए कि इतिहास उनको याद नहीं रखेगा। इतिहास अच्छे कामों को भी याद रखता है और बुरे कामों को भी। जंगल में जो आग लगाता है उसे भी याद रखा जाता है, और जो आग बुझाता है उसे भी याद रखा जाता है। चलिए ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे गजनवी कर दिया। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण जो किया था वो 1175 में किया था। ठीक है, 1175 में मुल्तान में इसने पहला आक्रमण, सफल आक्रमण जो आप कह सकते हैं, इसने 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। 1175 में मोहम्मद गौरी ने किया था। गौर एक साम्राज्य था जो गजनी के अधीन था। देखिए, गजनी के अधीन गौर एक साम्राज्य था जिसका शासक मोहम्मद गौरी था। 1175 में पहला आक्रमण करता है। ठीक है, मुल्तान में। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है इस गौरी का, जब आज तराइन का युद्ध याद आता है आपको। तराइन का युद्ध, तराइन के कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए, एक 1191 में और एक 1192 में। पहले में विजयी कौन रहा? पहले में पृथ्वीराज चौहान और दूसरे में गौरी विजयी रहा। ठीक है, दोनों युद्ध इन्हीं दोनों के बीच हुए थे। पहला युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। दूसरा युद्ध भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। ठीक है, ये 1191 में हुआ, 1192 में हुआ। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि तराइन का युद्ध मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करवा दिया। मोहम्मद गौरी गजनी साम्राज्य में जो एक छोटा सा राज्य था गौर साम्राज्य, उसका शासक हुआ करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं एक और युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ये कब हुआ? 1194 में जयचंद और गौरी के मध्य हुआ, जिसमें विजयी कौन रहा? गौरी रहा। ठीक है, ये 1194 की बात है। जो ये एक युद्ध हुआ उसे क्या बोला जाता है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, इसमें जयचंद और गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। ठीक है, ये तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, ये दोनों युद्ध किससे संबंधित है? गौरी से संबंधित है। ये दोनों युद्ध गौरी से संबंधित है। 1175 में इसने पहला आक्रमण किया था। ठीक है, मुल्तान में। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसकी मृत्यु हम देख लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ तक जो बात कर रही थी वो बातें आपको विदेशी लग रही होंगी, विदेश का इतिहास लग रहा था, लेकिन इनका नाम भी भारत में इतिहास में आता है। ठीक है, तो 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? गौरी की। देखिए, 1194 में ये आखिरी युद्ध लड़ता है और गौरी की हत्या हो जाती है 1206 में, 1206 ईस्वी में। और यहीं से सल्तनत काल शुरू होता है। इसी सन से 1206 से सल्तनत काल शुरू होता है। और इसकी स्थापना कौन करता है? वो गौरी का गुलाम रहता है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन रहता है? ये गौरी का गुलाम रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। क्योंकि 1206 में गौरी की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अब सब अपना अपना साम्राज्य देखने लगते हैं। जो कभी इसके अधीन रहा करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम रहा करता था। गौरी तो यहाँ पे सब कुछ लूटपाट करके, युद्ध वगैरह करके वापस गजनी लौट गया, लेकिन इसने अपने कुछ गुलामों को यहाँ का अधिकारी बना के छोड़ दिया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य था। तो जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है, ये गुलाम वंश की स्थापना कर देता है 1206 में दिल्ली में। ठीक है, लेकिन ये अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए रखता है। लाहौर को ही बनाए रखता है अपनी राजधानी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। मैं ये भी लिख दे रही हूँ, इसे लाख
बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला व्यक्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर कि लाख बख्श से सल्तनत काल के किस शासक को जाना जाता है। तो वो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी, दिल्ली हस्तांतरित नहीं की, दिल्ली में ये अपनी राजधानी लेकर नहीं आया। फिर हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसी ने ही कुतुब मीनार की स्थापना की, नींव डाली, सॉरी, कुतुब मीनार की नींव डाली और इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट किया, पूरा किया, जो इसके बाद का शासक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 1206 में अपनी साम्राज्य की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसे गुलाम वंश कहा जाता है। लाख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला व्यक्ति है। इसने अपनी राजधानी को लाहौर में ही बनाए रखना। 1210 में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है 1210 में? चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आपको अच्छे से याद रखना है, 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल में वो कौन सा शासक है जिसकी चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे समाप्त हो गए 1210 में। अब बात कर लेते हैं इनके बाद आने वाले शासक की। तो देखिए, कुछ समय के लिए 1210 में ये जब इसकी मृत्यु होती है, तो कुछ महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं 8 महीने के लिए इसका पुत्र आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, यानी बैठता है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है, बैठता है। कब बैठता है? 1210 में बैठता है। जैसे इसकी मृत्यु होती है, बस 8 महीने तक ही शासन कर पाता है। और इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है आराम शाह की, और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ये कब बैठता है? 1211 में बैठता है। कब बैठता है? 1211 में बैठता है दिल्ली की गद्दी पर। 1211 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, इसकी हत्या करके, किसकी? आराम शाह की। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि शुरू में ही जो ये माना जाता था कि पिता का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, ये स्थिति टूट जाती है, क्योंकि अब दामाद, जो इल्तुतमिश इसका दामाद रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है इल्तुतमिश, ये गद्दी पर बैठ जाता है। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो आराम शाह की हत्या करके बैठता है, तो दामाद की स्थिति आ जाती है, यानी कि जो पिता और पुत्र, यानी पिता का उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र होता था उसका। तो ये स्थिति यहाँ पे टूट जाती है, इल्तुतमिश शासन करने लगता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन शासन करने लगता है? इल्तुतमिश शासन करने लगता है। और जब ये मतलब इस समय जब इसकी मृत्यु होती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये बदायूं का गवर्नर रहता है। कहाँ गवर्नर रहता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर रहता है? तो वो बदायूं का गवर्नर रहता है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी रहता है, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है। इसकी बीवी का क्या नाम रहता है? कुतुब बेगम। इसकी पत्नी का नाम रहता है कुतुब बेगम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री रहती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से याद हो गई। अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की थोड़ी शासन व्यवस्था के बारे में। इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। सॉरी, ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन उठता है ना, क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी हस्तांतरित कर ली, बदल ली। लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी लाया है। ये लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी लाया है। कौन लाया है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी चेंज कर देता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही अपनी राजधानी रखता है, जबकि इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी अपनी चेंज कर देता है। इस कारण इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ही वो होता है जो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराता है। इसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी होती है, लेकिन इसको कंप्लीट कौन कराता है? इल्तुतमिश। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुर्कान चिहलगानी।
तुर्कान चहलगानी की स्थापना कौन करता है? तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश करता है, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का संगठन होता है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन होता है, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसकी एक शासन व्यवस्था के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था ये किसके द्वारा लागू की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी, इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था जो इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई थी। इक्ता का अरबी में अर्थ होता है कर, लगान, आप जो भी कह सकते हैं, कर या लगान या टैक्स। तो इक्ता का जो वास्तविक अर्थ है अरबी में कर से है। तो इक्ता व्यवस्था ये किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और इल्तुतमिश में हम इसको देखते हैं ना, इल्तुतमिश ने इसको शुरू की, इसके भी 2 हिस्से बांटे उसने। इक्ता व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो इक्ता व्यवस्था भी 2 हिस्से में बांटी गई, एक शहरी एक ग्रामीण। ठीक है, शहरी और ग्रामीण इक्ता व्यवस्था अलग अलग इक्ता व्यवस्था होती थी। इसके इक्तादार रखे जाते थे, जिसका एक हेड होता था उसे इक्तादार कहते थे, जो टैक्स वसूली करता था, ये इक्तादार होता था। ये काफी जैसे आप बोल सकते हैं उस जमाने की एक काफी आधुनिक व्यवस्था थी। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक इक्ता व्यवस्था काफी आधुनिक व्यवस्था थी। इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के करों का आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। जो इसको प्राप्त करता था उसे इक्तादार कहते थे। ठीक है, तो देखिए इल्तुतमिश आपको यहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, गजनी, गौरी, इल्तुतमिश यहाँ तक पूरा समाप्त करा दिया। अब इसके आगे मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश आपको अच्छे समझ में आ गया। इल्तुतमिश की मैं मृत्यु की बात कर लेती हूँ, जैसे मैंने एकता व्यवस्था यहाँ पे समाप्त करवा दी। इल्तुतमिश की मृत्यु की बात कर लेते हैं, तभी इसके आगे के चीजें हम जान पाएंगे कि इसके बाद कौन बना। तो इल्तुतमिश की मृत्यु हम देखते हैं जो होती है वो 1236 में हो जाती है। सॉरी, 1236 नहीं, इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में ही होती है। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है और 1236 में ही रजिया सुल्तान बैठती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रजिया सुल्तान बैठती है 1236 ईस्वी में। कुछ समय के लिए इसका पुत्र रुकुद्दीन बैठता है, लेकिन वो सही से शासन नहीं कर पाता। तो इसकी पुत्री रजिया सुल्तान बैठती है, जो इसकी उत्तराधिकारी मानी जाती है। इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ये चीजें आपको मैंने यहाँ पे इल्तुतमिश को काफी अच्छे से समाप्त करा दिया। तो इसके आगे की चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। इल्तुतमिश यहाँ पे पूरा समाप्त हो चुका है। इक्ता व्यवस्था मैंने पढ़ा दी आपको। इक्ता व्यवस्था के साथ जो गजनी और गौरी साम्राज्य, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जो जिससे क्वेश्चन बन सकता था, वो सारे के सारे मैंने पॉइंट्स लिए। कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने छोड़े नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी। अब मैं आगे आपको रजिया सुल्तान पढ़ाऊंगी। थैंक यू।